Hello everyone, this is your master teacher Surabhi Gupta from Vedantu and welcome to today's summary of the chapter Nationalism in India. Now guys, out of all the chapters of your 10th standard history, ये चैप्टर आपको सबसे ज़्यादा आसान लगना चाहिए क्योंकि आपकी ये खुद के देश की हिस्ट्री है। इसको आप 6th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो, कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई मूवी देखी होगी आपने फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर, तो काफ़ी फेमिलियर नाम है, काफ़ी फेमिलियर इसमें लोग हैं, गांधी जी, नेहरू, इनके बारे में तो हमें पता ही है। तो याद रखना कि जब भी आप इस चैप्टर को रिवाइज करो, डू इट एज अ स्टोरी, टेल योर फ्रेंड्स, टेल योर पेरेंट्स अबाउट दिस स्टोरी ऑफ अबाउट हाउ वी गॉट फ्रीडम, और आपको ज्यादा मजा भी आएगा और ज्यादा अच्छी तरह याद भी होगा। तो हम ट्राई करेंगे कि हम इस चैप्टर का समरी जल्द से जल्द करें। इट विल बी अ क्विक समरी, अ क्विक रिवीजन फॉर यू। जो लोग पहली बार कर रहे हैं आपके लिए भी अच्छा है टू अंडरस्टैंड कि चैप्टर है किस टाइप का। और अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसको बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, बस मस्त रिवीजन, जिनके बहुत कम मार्क्स आते हैं और आप सोच रहे हो कि मैम ये चैप्टर कैसे करें, सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं एग्जाम्स के लिए, तो आप बस इसका पीडीएफ, जिसका लिंक मैं आपको नीचे दूंगी, डाउनलोड कर लो। वीडियो को देखते देखते गो थ्रू द PDF, underline the important points and learn it. That is it. You don't need to learn anything else for the chapter. अब क्योंकि इतने कम दिन बचे हैं एग्जाम्स के लिए, right? So without much delay, let us begin. You know me, I am your social studies educator Surabhi Gupta on the Vedantu 9th and 10th channel. Thumbs up दे दो वीडियो को, सब्सक्राइब करना मत भूलना इस अमेजिंग चैनल को, जिससे आप कोई भी नोटिफिकेशन ना मिस करो, एंड शेयर जरूर करना अगर आपको अच्छा लगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद नेशनलिज्म इन इंडिया। तो गाइज, अगर आप इस चैप्टर को देखो तो इसको आप 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, 4 भी नहीं, 3 मेजर पार्ट्स में। थिंक द सेकंड पेन एंड लेट्स डू इट रेड। ठीक है, 3 मेजर पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले जो है गांधी जी, ये चैप्टर शुरू ही होता है विद द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914। गांधी जी की एंट्री होती है 1915, राइट? और वो सबसे पहला एक्ट जो वो पास करते हैं, दैट इज द राउलेट एक्ट के अगेंस्ट राउलेट सत्याग्रह। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। राइटिंग बहुत बुरी है मेरी। सेकेंड है, वी आर गोइंग टू बी लुकिंग एट the non-cooperation movement. Now when I say the non-cooperation movement, हम देखेंगे कि क्या इंटेंट था, क्यों वो मूवमेंट शुरू किया गया, क्या स्प्रेड था, क्या इम्पैक्ट था, और उसको कॉल ऑफ क्यों किया गया, वो सब इसमें आएगा। एंड देन फाइनली वी हैव द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ये इसका भी सेम चीज, क्या क्यों शुरू किया गया, क्या स्प्रेड था और क्या इम्पैक्ट था, क्या लिमिटेशंस थी। ठीक है, ये है आपकी कहानी। एंड में एक थ्योरी पार्ट आ जाता है चैप्टर का, एंड दैट इज अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, कि चलो हम लड़ तो लिए ब्रिटिशर्स से, बट हम सब ने अपने आप को यूनाइट कैसे किया ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, क्या क्या सिंबल्स यूज किए, क्या क्या स्टोरीज यूज की, वो थ्योरेटिकल पार्ट आ जाता है, जिसपे कभी कभी बड़ा क्वेश्चन आता है। एंड दैट इज इट, दैट इज हाउ वी डिवाइड द चैप्टर। बड़ा ही आसान है, तो बिल्कुल ही आसानी से शुरू करते हैं विद 1914, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो पहला वर्ल्ड वॉर होता है जिसमें ब्रिटिश जो है, आपको पता ही है, पार्ट लेती है उस वॉर में। तो इंडिया का क्या रोल, क्योंकि हम ब्रिटिशर्स की कॉलोनी है और ब्रिटिशर्स वो इतना डिफेंस एक्सपेंडिचर कर रही है, इतना पैसा खर्च कर रही है वॉर में, तो पैसा उसको कहाँ से मिलेगा, वो टैक्सेस, इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस करती है इंडिया में, कस्टम ड्यूटीज बढ़ाती है इंडिया में, जिसके वजह से इंडियन लोगों को बहुत ज्यादा टैक्स देना पड़ता है। इस टाइम पे काफी ज्यादा खाना, फूड ग्रेन्स भी ब्रिटेन में एक्सपोर्ट होता था, क्योंकि वहाँ की आर्मी को खाना चाहिए था। तो हमारे यहाँ फूड शॉर्टेज भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, बहुत ज़्यादा हार्डशिप और भूखमरी हो गई थी, है ना। प्लस ब्रिटिशर्स को सोल्जर्स भी चाहिए थे अपने जंग में लड़ने के लिए, तो हमारे गाँव से लोगों को फोर्सफुली रिक्रूट किया जाता था इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, राइट। तो जो वॉर है इसने काफी ज्यादा इकोनॉमिक सिचुएशन, भूखमरी की, फैमिन की, शॉर्टेज ऑफ फूड की, लोगों के पास खाना नहीं था, पैसे नहीं थे टैक्स देने के लिए, ऊपर से यंग बच्चों को जो है आर्मी में ले जाए जा रहे थे। तो इससे काफी ज्यादा गुस्सा इमर्ज हो रहा था लोगों के अंदर ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। अब जब ये सब हो रहा था, हम देखते हैं सुपर हीरो की एंट्री, एंड वो है हमारे महात्मा गांधी जी।
महात्मा गांधी जी जो है साउथ अफ्रीका से आते हैं 1915 में, एंड वो अपने साथ वहां पर अफ्रीका में उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ाई की थी, अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल मतलब क्योंकि अफ्रीकन काले थे, ब्रिटिशर्स गोरे हैं, तो वहां पर अफ्रीकन जो काले लोग थे उनको अलग तरीके से ट्रीट किया जाता था, जैसे इंडियंस को ट्रीट किया जाता था, गंदी तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। तो उस डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट गांधी जी लड़े थे। अब क्या वेपन था उनके हाथ में? एक ऐसा वेपन जो दुनिया में ही शायद पहली बार किसी ने उठाया हो, एंड वो वेपन था वेपन ऑफ सत्याग्रह। क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत बार आ चुका है कि गांधी जी का आइडिया ऑफ सत्याग्रह था तो क्या था? तो गाइस सत्याग्रह, द टर्म कम्स फ्रॉम द वर्ड सत्य प्लस आग्रह, है ना, फाइटिंग फॉर द ट्रूथ, स्ट्रगलिंग फॉर द ट्रूथ, सच और नॉन वायलेंस, है ना, ये दोनों ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस के दो वेपन्स थे महात्मा गांधी जी के हाथ में, और उसके साथ वो इंडिया आए थे। गांधी जी ने बोला कि अल्टीमेटली सच सबसे ज्यादा पावरफुल वेपन है ना। अगर आप सच के लिए लड़ रहे हो, अगर आप नॉन वायलेंटली लड़ रहे हो, अगर आप जिस चीज के लिए लड़ रहे हो वो जस्ट है, वो सही है, तो कोई भी ताकत दुनिया की आपको रोक नहीं सकती जीतने से, है ना। फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है, बस सच, आपका सच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और हम बोल सकते हैं कि मैम ये क्या ऊपरी बात हो रही है, फैंसी बात, बट गांधी जी ने सच में करके दिखाया ये, है ना। सो वी कैन नॉट से कि ऐसी बात है। चलो एनीवेज, थर्ड पॉइंट, ही सेड कि विदाउट बीइंग अग्रेसिव, रिवेंज और ये सब भावना के बिना हम एक जंग जीत सकते हैं थ्रू नॉन वायलेंस, बिना अपने हाथ में हथियार उठाए। दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कॉन्शियंस ऑफ द ऑप्रेसर। जब हम सच के राह पे चलते हैं, जो दुश्मन, जो बुरा दुश्मन है, जो डीमन दुश्मन है, उसके दिल में भी एक तरीके से गांधी जी कह रहे हैं दरवाजा खुल जाएगा सुनने का, है ना। तो उनके भी कान खड़े हो जाएंगे कि यार ये इंसान तो मार ही नहीं रहा, हम इसे मारे जा रहे हैं, तो ही विल और शी विल ऑल्सो लिसन, राइट। दैट इज व्हाट इज गांधी जीज कॉन्सेप्ट ऑफ सत्याग्रह, ठीक है। अब जब गांधी जी इंडिया आए तो यहाँ पर उन्होंने खाया केक, और कौन सा केक? चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा का केक। सबसे पहले गए वो चंपारण 1917 में, जहां पर वहां पर जो इंडिगो फार्मर्स थे, जो बहुत अप्रेस्ड थे, उनको उनके लिबरेशन के लिए उन्होंने एक छोटा सा मूवमेंट किया। अहमदाबाद में भी मिल वर्कर्स, जो कॉटन मिल वर्कर्स थे, उनके वेजेस बहुत कम थे, उसके लिए उन्होंने लड़ाई की, और खेदा मी बेबी वो गए, राइट। तो यहाँ पर छोटे छोटे मूवमेंट्स किए, बट द फर्स्ट नेशनल मूवमेंट दैट ही लॉन्च्ड वाज अगेंस्ट द राउलेट एक्ट। राउलेट एक्ट जो है पास किया गया था ब्रिटिशर्स के थ्रू द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। क्या था राउलेट एक्ट? राउलेट एक्ट के हिसाब से कोई भी पॉलिटिकल प्रिजनर को जेल में डाला जा सकता था फॉर 2 years विदाउट ड्यू ट्रायल। मतलब आपने लाल टी शर्ट पहनी है, जरूर आप ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट ही होगे, जेल में डाल दो इसको, है ना, और आपको चांस भी नहीं मिलेगा कोर्ट में प्रूव करने के लिए वेदर यू आर गिल्टी और नॉट। तो ऑब्वियसली दिस गेव द गवर्नमेंट, द पुलिस अ लॉट ऑफ पावर, है ना। तो इसके अगेंस्ट काफी लोगों ने अपनी आवाज उठाई, इंक्लूडिंग महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने एक राउलेट सत्याग्रह शुरू किया, दैट इज ही स्टार्टेड अ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वेयर ही सेड वी विल नॉट फॉलो दिस एक्ट। हम सड़क पे आएंगे। उन्होंने हड़ताल की ऑन द 6th of April। हड़ताल मतलब स्ट्राइक, कोई अपने दुकानों में नहीं जाएगा, कोई अपना काम नहीं करेगा, एक ईरी साइलेंस होगा, शांति होगी देश में, है ना। तो काफी ज्यादा ब्रिटिशर्स जो है डर गए थे कि पहली बार ऐसा मूवमेंट हो रहा है, एंड दैट इज व्हाई दे रिप्रेस्ड दिस मूवमेंट इन अ वेरी वायलेंट मैनर। लोकल लीडर्स को अमृतसर में पकड़ा गया और जेल में डाला गया। 10th of April में अमृतसर में काफी ज्यादा एक पीसफुल प्रोसेशन पे फायरिंग हुई, जहां पर काफी लोग मरे। अब इसी सिचुएशन में एक और इंसिडेंट होता है काफी फेमस, जिसे हम बोलते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर, जहां पर जनरल डायर ने अमृतसर का कमांड लिया था और उन्होंने कर्फ्यू डाला था। तो ये कर्फ्यू का मतलब उन्होंने कहा कि लोगों की गैदरिंग अलाउड नहीं है, मार्शल लॉ, तो ये लोगों की गैदरिंग अलाउड नहीं है, आर्मी का लॉ होगा, राइट। पर 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग अमृतसर में काफी सारे लोग जो है राउलेट एक्ट के बारे में बात करने के लिए भी आए थे और बैसाखी का फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए भी आए थे, है ना। तो जनरल डायर को जब ये पता चला वो वहां गए, उन्होंने एक ही एंट्री और एग्जिट को बंद किया और निहत्ते नॉन वायलेंट बेचारे बिना वेपनलेस जो होते हैं लोगों के ऊपर फायरिंग कर दी। Obviously this incident when it spread people got very angry, तो लोग सड़क पे उतर आए, बहुत क्लैशेस हुए, काफी ज्यादा वायलेंट हुआ।
तो गांधी जी को ये पसंद नहीं आया। गांधी जी ने कहा कि लोगों को अभी तक नॉन वायलेंस का मतलब समझ नहीं आया है, एंड ही डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट, राइट। नाउ गांधी जी को एक और चीज लगी कि ये जो पहला एक्सपेरिमेंट था उनका, ये काफी ज्यादा लिमिटेड था टू द सिटी, टू द टाउन्स, तो और काफी ज्यादा हिंदूज इसमें इन्वॉल्व थे, तो और ज्यादा ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट करना चाह रहे थे दैट यूनाइटेड बोथ द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स टुगेदर। One of the reasons for the non-cooperation movement is Gandhiji wanted to bring Hindus and Muslims together against the British. ठीक है? Another reason why we have the non-cooperation खिलाफत issue, याद रखना क्वेश्चन आता है एग्जाम में। The second reason was कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो आपको पता है कि one of the empires that was defeated was the Ottoman Empire, जो प्रेजेंट डे टर्की है। तो ऑटोमन एम्पायर के जो लीडर होते हैं, खलीफा बोलते हैं उनको हम, या खिलाफत, कुछ भी बोल सकते हो, वो होते हैं मुस्लिम। खलीफा वाज कंसिडर्ड टू बी द लीडर ऑफ ऑल मुस्लिम्स, राइट, इन द वर्ल्ड, स्पिरिचुअल लीडर एक तरीके से। और एक र्यूमर फैल रही थी कि जो ब्रिटिशर्स है वो खलीफा के ऊपर एक बड़ी हार्श ट्रीटी लगाने वाली है, खिलाफत का लैंड लेने वाली है उनसे। तो टू डिफेंड द पावर ऑफ द खलीफा, जो मुस्लिम के यंग जनरेशनल लीडर्स थे, शौकत अली और मोहम्मद अली, वो महात्मा गांधी जी के पास गए और उन्होंने कहा कि क्यों ना हम एक जॉइंट मूवमेंट लॉन्च करें कॉल्ड द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट। गांधी जी का बल्ब जला कि हाँ भाई ये मूवमेंट है जो हिंदू और मुसलमानों को ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक साथ लाएगा। तो याद रखना गाइस, ये पार्ट कैलकटा सेशन में सितंबर 1920 में द नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट वाज लॉन्च्ड। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या होता है? अगेन क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि गांधी जी ने अपनी बुक हिंद स्वराज में लिखा था कि ब्रिटिश रूल इंडिया में इसीलिए है क्योंकि हम ब्रिटिश रूल से कोऑपरेट कर रहे हैं, हम उनके लॉज फॉलो कर रहे हैं, हम उनका सामान खरीद रहे हैं। अगर हम लोग नहीं करेंगे, ब्रिटिश गुड्स को खरीदेंगे ना, उनके लॉज को फॉलो करेंगे ना, उनके इंस्टीट्यूशंस में जाएंगे, तो ब्रिटिश रूल जो है इंडिया में कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने ये मूवमेंट शुरू किया जिसमें उन्होंने 3 पॉइंट्स बताए। सबसे पहले उन्होंने बोला कि जो लोग हैं वी विल सरेंडर आवर टाइटल्स, जो आर्मी में वो छोड़ देंगे, जो पुलिस में वो अपना सामान बॉयकॉट कर लेंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शंस बॉयकॉट में छोड़ देंगे, स्कूलों में बच्चे नहीं जाएंगे, फॉरेन गुड्स लोग खरीदना बंद कर देंगे, है ना। एंड वही हुआ। सितंबर और दिसंबर के बीच में काफी ज्यादा टसल हुई विद इन कांग्रेस। कुछ लोगों ने कहा कि हाँ भाई ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कैलकाटा में डिस्कशन हुआ था बट लोग फिर भी कंफ्यूज थे कि क्या ये मूवमेंट करना चाहिए या क्या हमें इलेक्शंस करने चाहिए। तो फाइनली एट द कांग्रेस सेशन ऑफ नागपुर इन दिसंबर 1920 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अडॉप्ट किया गया एंड द मूवमेंट बिगैन इन जनवरी 1921. Now the concept, the term that was given was स्वराज। स्व मतलब अपना, राज मतलब रूल, योर ओन रूल, है ना। तो मूवमेंट जो है कैसे स्प्रेड हुआ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कौन सा कांग्रेस सेशन, 2 कांग्रेस सेशन याद रखने हैं। फिर उसके बाद स्प्रेड कैसे हुआ, मूवमेंट इन टाउन्स। टाउन्स में जो है मिडिल क्लास का काफी ज्यादा पार्टिसिपेशन था। जो बच्चे हैं उन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जाना छोड़ दिया, टीचर्स ने छोड़ दिया, लॉयर्स गेव अप देयर प्रैक्टिस, काउंसिल इलेक्शंस जो है बॉयकॉट कर दिए गए थे। पर मद्रास में एक पार्टी थी, जस्टिस पार्टी, जिसने कहा कि नहीं, हम मूवमेंट में पार्ट नहीं लेंगे, हमें लगता है कि इलेक्शंस के थ्रू हम ज्यादा चेंजेस ला सकते हैं। तो दैट इज वाई दे पार्टिसिपेटेड एंड फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया गया, लिकर शॉप्स को पिकेट लूटा गया, तोड़ा गया, फॉरेन क्लॉथ को बॉनफायर में जलाया गया। इतना बड़ा इम्पैक्ट था इस मूवमेंट का कि जो इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लॉथ था इट हाल्व्ड बिटवीन 1921 एंड 1922, its value falling from 102 crore to 57 crores, right? तो इतनी बुरी हालत हो गई फिर फाइनली फॉरेन क्लॉथ की, right? Now in many places merchants and traders refused to trade in foreign goods or finance foreign trade. मूवमेंट स्प्रेड होने लगा, इंपोर्टेड गुड्स जो है लोग खरीदने नहीं लग गए एंड लोग जो है खादी पहनने लग गए, लोकल क्लॉथ। हाउएवर ये मूवमेंट ज्यादा लंबा नहीं चल पाया क्योंकि ये सस्टेनेबल नहीं था। खादी जो है काफी ज्यादा महंगा था और जो गरीब लोग थे मूवमेंट में पार्ट जरूर लेना चाह रहे थे बट बेचारे खादी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे एंड दे वेंट बैक टू मशीन मेड गुड्स, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट, एक तो खादी के बारे में, राइट। सेकेंड, हाउ देन कुड दे बॉयकॉट द मिल्क क्लॉथ फॉर टू लॉन्ग।
अगर दूसरा प्रॉब्लम था कि बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस पोज्ड अ प्रॉब्लम। शुरू में तो बहुत बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया, लॉयर्स ने अपनी लॉ प्रैक्टिस छोड़ दी, इंस्टीट्यूशन से लोग निकल गए, लेकिन ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस नहीं थे। स्कूल जाना छोड़ दो तो यार पढ़ाई खत्म हो जाएगी, तो कहाँ जाए, पाठशाला सिस्टम तो खत्म कर दिया था ब्रिटिशर्स ने। तो इसीलिए धीरे धीरे लोग अपना काम वापस ज्वाइन करने लग गए और बच्चे अपने स्कूल वापस जाने लग गए, राइट। अब पेजेंट्स के लिए, पेजेंट्स ने किस तरीके से मूवमेंट में पार्ट लिया था। पेजेंट्स जो है दे वर लेड बाय बाबा रामचंद्रा, जो एक सन्यासी थे उस टाइम, उन्होंने पेजेंट्स को किया। पेजेंट्स मूवमेंट अगेन गई सब अपने लिए ही मूवमेंट में पार्ट लेंगे। तो पेजेंट्स जो है दे डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, दे डिमांडेड एबॉलिशन ऑफ बेगार। बेगार मतलब काम जो कराते थे बिना पैसा दिए, फोर्स्ड लेबर, है ना। उन्होंने कहा कि हमारा दुश्मन ब्रिटिश नहीं लैंडलॉर्ड है। तो एक तरीके से उन्होंने नाई धोबी बंद का कॉन्सेप्ट शुरू किया। नाई मतलब बार्बर, धोबी मतलब जो कपड़े धोता है, कि हम ना लैंडलॉर्ड्स के कपड़े धोएंगे ना उनका बाल काटेंगे। एंड इस तरीके से हम बस इतना चाहते हैं कि इतना जो हाई रेंट हम पे इम्पोज किया गया है उसको हटाया जाए। तो दैट वाज देयर डिमांड। जवाहरलाल नेहरू जी ने मिलकर रामचंद्रा से मिलकर अवध किसान सभा सेटअप किया एंड काफी सारे इसके ब्रांचेस भी खोले फॉर द फार्मर्स, राइट। चलो, ट्राइबल पेजेंट्स। अब ट्राइबल्स ने भी गांधी जी का मैसेज जो है अलग तरीके से इंटरप्रेट किया। जो गुदेम हिल्स है आंध्र प्रदेश के, फॉर एग्जांपल, वहाँ मिलिट्री गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू हुआ ना। मिलिट्री गुरिल्ला वॉरफेयर होता है एक तरीके से का वायलेंट वॉरफेयर, जहां पर आप छोटे छोटे बॉम्ब ब्लास्ट करते हो, छोटे छोटे अटैक्स करते हो अपने एनिमी पे, सो दैट एनिमी वीक हो जाए, है ना। नाउ गांधी जी ऑब्वियसली वाज नॉट समवन हु फेवर्ड हु लाइक्ड वायलेंस, बट गांधी जी के नाम पे ही ये सारा मूवमेंट चल रहा था। फिर एक पर्सन आया हु लेड द मूवमेंट, जिसका नाम था एल्यूरी सीतारमन राजू। एल्यूरी सीतारमन राजू को लोग भगवान की तरह मानते थे कि यार ये है जो हमको ब्रिटिश राज और ब्रिटिश के रूल से बचाएगा, स्पेशली ट्राइबल्स, है ना। राजू जो है वो महात्मा गांधी जी के फॉलोअर जरूर थे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में उन्होंने पार्ट जरूर लिया था, पर वो ये भी मानते थे कि वायलेंस के बिना जो है हम कभी लिबरेट नहीं हो सकते, है ना। वायलेंस करना जरूरी है, ठीक है। तो जो गुडेम रिबेल्स थे उन्होंने पुलिस स्टेशन पर अटैक किया, गुरिल्ला वॉरफेयर किया। राजू वाज फाइनली कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड इन 1924, ठीक है। अब स्वराज प्लांटेशंस में कैसे था, तो गाइस प्लांटेशंस में एक लॉ पास किया गया था कॉल्ड द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, जहां प्लांटेशन वर्कर्स को बोला गया था दैट दे कैन नॉट लीव द टी गार्डन विदाउट परमिशन। तो उनके लिए स्वराज तो इतना ही था कि कोई हमको पैसा अच्छा दे दे हमारे काम के लिए और हमें गांव जाने की आजादी दे। तो गांधी जी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का कॉल सुन के काफी सारे प्लांटेशन वर्कर्स जो है प्लांटेशन छोड़ के उन्होंने डिसाइड कर लिया हम तो घर जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली उनको रेलवे स्टेशन पे पकड़ के खूब मारा पीटा और वापस भेज दिया गया, ठीक है। नाउ इन February 1922, अच्छा हाँ सॉरी, सही है। इन February 1922 गांधी जी जो है, यहाँ इससे कंफ्यूज हो गई मैं, गांधी जी जो है डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। क्यों? गांधी जी को लगा ये मूवमेंट बहुत जगह काफी ज्यादा वायलेंट हो गया है। चौरी चौरा एक इंसिडेंट भी हो गया था जहां पर काफी ज्यादा एक पुलिस स्टेशन को प्रोटेस्टर्स ने जला दिया था, पुलिस मर गए थे। तो गांधी जी को लगा इंडिया इज नॉट येट रेडी फॉर फुल इंडिया नॉन वायलेंट मूवमेंट। कांग्रेस के अंदर भी काफी सारे लोगों को लग रहा था कि हमको इलेक्शंस में पार्ट लेना है, दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 एक्ट के बाद अलाउड था, राइट। दे फेल्ट दैट इट वाज इंपॉर्टेंट कि ब्रिटिश रूल के अंदर जाके हम लोग रिफॉर्म करें। तो एक पार्टी फॉर्म की गई, क्योंकि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कॉल ऑफ कर दिया था, तो एक पार्टी फॉर्म की गई बाय सीआर दास एंड मोतीलाल नेहरू कॉल्ड द स्वराज पार्टी, ठीक है। बट जो लीडर्स थे, यंग लीडर्स थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, उन्होंने कहा कि नहीं, ब्रिटिश रूल को तो हमें जड़ से उखाड़ना है, उनके साथ रह के रूल करने से कोई फायदा नहीं होगा, राइट। फिर उसके बाद ऐसी दो सिचुएशन आती है जिसे सीआर दास मोतीलाल नेहरू का कांग्रेस पे दबदबा नीचे हो जाता है, जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस जैसे यंग लीडर्स की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। ऐसा क्या होता है? तो सबसे पहली चीज गई, आपको पता है वी हैव कम टू 1926,
1930, सो यू हैव द ग्रेट डिप्रेशन, जिससे एग्रीकल्चरल प्राइसेस ग्लट हो जाता है। आपको पता है ना, एग्रीकल्चरल ग्लट हो जाता है यूरोप में, तो हम लोगों का जो मतलब काफी ज्यादा सप्लाई हो जाती है एग्रीकल्चरल गुड्स की, तो प्राइसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं, एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन कर जाते हैं। तो 1930 में जो कंट्री साइड है वो टर्मोइल में हो जाती है, ठीक है। तो कंट्री साइड में गुस्सा बढ़ने लगता है एक तरीके से। सेकेंड थिंग दैट हैपेंस इज द साइमन कमीशन कमिंग टू इंडिया। तो साइमन कमीशन जो है इंडिया में आती है, बोलती है कि ठीक है तुम लोग इतना लड़ रहे हो, नेशनलिस्ट मूवमेंट कर रहे हो, तो वी विल ब्रिंग कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज इन इंडिया। बट प्रॉब्लम थी कि साइमन कमीशन में एक भी इंडियन नहीं था। तो जब साइमन कमीशन इंडिया आई तो हमारे नेशनल लीडर्स ब्लैक फ्लैग्स लेके खड़े हो गए, साइमन गो बैक, राइट। तो इस टाइम पे सारी पार्टीज इंक्लूडिंग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, कांग्रेस, सबने पार्टिसिपेट किया इस डिमॉन्स्ट्रेशन में। अब क्या हुआ, लॉर्ड अर्विन जो उस टाइम के वाइसरॉय थे 1929 में, उन्होंने कहा कि ठीक है तुम लोग ऐसे झगड़ो मत, हम पे लड़ो मत, वी आर गोइंग टू गिव यू डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन मतलब एक काइंड ऑफ फ्रीडम दे देंगे अंडर द ब्रिटिश रूल। बट कोई टाइमलाइन नहीं दी, कुछ कॉन्क्रीट नहीं था। जैसे पापा मम्मी नहीं कहते हाँ बेटा जाएंगे खेलने जाएंगे, कब जाएंगे, कब ले जाओगे, ये तो बताओ, है ना, समथिंग लाइक दैट, राइट। सो दिस डिड नॉट सैटिस्फाई द कांग्रेस लीडर्स। अब इस टाइम पे हम देखते हैं कि क्योंकि कंट्री साइड में भी लोग परेशान है, साइमन कमीशन का चक्कर भी चल रहा है, कांग्रेस में काफी लोगों को ये लग गया था, इंडियंस में भी लग गया था कि ये ब्रिटिशर्स जो है ऐसे नहीं जाने वाले, है ना। तो इस टाइम पे हम देखते हैं कि यंग लीडर्स का दबदबा बढ़ जाता है, और जो लिबरल्स और मॉडरेट्स थे वो जो कहते थे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज लाते हैं, ब्रिटिशर्स को समझाते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस जो है कम हो जाती है। तो लाहौर सेशन में 1929 में अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू जी we see that पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस इज डिमांडेड। हाउएवर ये सेलिब्रेशन मतलब फिर 26 जनवरी 1930 को सब लोग सेलिब्रेट करते हैं पूर्ण स्वराज और नेशनल फुल इंडिपेंडेंस डे, इसीलिए हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे भी बनाते हैं। बट ये सेलिब्रेशन इतनी वाइड नहीं थी, बहुत कम लोगों ने सेलिब्रेट किया। तो महात्मा गांधी को लगा कि अब टाइम हो गया एक और मूवमेंट करने का, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस लॉन्च किया इन 1930, वेयर गांधी जी गेव सॉल्ट एज द सिंबल। ना नमक ऐसी चीज है जो अमीर गरीब सब खाते हैं। तो 31 जनवरी 1930 पे गांधी जी ने लॉर्ड वाइसरॉय अर्विन को एक लेटर भेजा, बोला कि मेरे 11 डिमांड्स है, ये 11 डिमांड्स पूरे करो, नहीं तो मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करूंगा। उसमें से एक सबसे ज्यादा भयंकर डिमांड थी ऑन द एबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स। गांधी जी ने कहा कि नमक के ऊपर टैक्स जो है वो बहुत बुरी चीज है, क्योंकि जो पुअरेस्ट से पुअर इंसान भी नमक खाता है तो टैक्स देने की वजह से हार्डशिप बढ़ती है ना। तो प्लस प्रोडक्शन भी सिर्फ गवर्नमेंट सरकार को अलाउड था। तो गांधी जी ने कहा कि इसको हटाओ, ठीक है, काफी ऑप्रेसिव है फॉर द पुअर, ब्रिटिश रूल ऑप्रेस कर रहा है पुअर लोगों को। अब लॉर्ड अर्विन ने कहा कि नहीं मैं तो नहीं मान रहा, आपको जो करना है करो। तो गांधी जी ने कहा कि ठीक है भाई 11th मार्च इफ यू आर नॉट फुलफिलिंग माय 11 डिमांड्स आई विल लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो गांधी जी चले डांडी मार्च, साबरमती से लेकर डांडी तक वो चले 240 माइल्स विद हिज फॉलोअर्स, और वो चलते रहे फॉर 24 डेज। फाइनली वो कोस्टल एरिया में पहुंचे, डांडी के सी वाटर उन्होंने इवेपोरेट किया, सॉल्ट प्रोड्यूस किया, एंड ही ब्रोक द सॉल्ट लॉ, एंड दिस मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। Now, how was this movement different from the non-cooperation movement? ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि डिफरेंस बताओ दोनों मूवमेंट में। वन, नाउ गाइज यहाँ पर पीपल वर नाउ आस्क्ड कि भैया तुम कोऑपरेट तो मत करो, बट सीधा सीधा लॉज ब्रेक करो। यू नॉट, ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हो हम कोऑपरेट नहीं करेंगे, हम आपके कपड़े नहीं पहनेंगे, साथ साथ जो आपने लॉज इंपोज किए हैं हम उसको ब्रेक भी करेंगे, राइट। काफी सारे हजारों में लोगों ने जाकर सॉल्ट प्रोड्यूस किया और सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया। नॉट जस्ट सॉल्ट लॉ, फार्मर्स ने कहा हम टैक्सेस नहीं देंगे, है ना, विलेज ऑफिशियल्स ने रिजाइन कर दिया, ट्राइबल्स ने कहा हम फॉरेस्ट लॉ पास नहीं करेंगे, हम तो रिजर्व फॉरेस्ट में घुस के आपके पेड़ काटेंगे और हंटिंग करेंगे, राइट। तो ऑब्वियसली वरीड बाय द डेवलपमेंट, कॉलोनियल गवर्नमेंट जो है लेफ्ट एंड राइट कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट करने लग गई।
जब अब्दुल गफ्फार खान, जो एक डिवाउट डिसाइपल था महात्मा गांधी जी का, जब उनको अरेस्ट किया गया तो काफी सारे एंग्री, जो उस टाइम बहुत लोग गुस्सा हो गए थे पेशावर में, एंड दे स्टार्टेड सराउंडिंग द पुलिस कार्स, तो काफी लोगों को मारा गया। गांधी जी हिमसेल्फ वाज आल्सो अरेस्टेड इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। गवर्नमेंट जो है काफी स्ट्रॉन्ग रिप्रेशन से पीसफुल सत्याग्रही के ऊपर अटैक करने लग गई, राइट। ऐसे सिचुएशन में महात्मा गांधी जी ने सोचा कि ठीक है, मूवमेंट बहुत वायलेंट हो रहा है, लेट मी कॉल ऑफ द मूवमेंट। एक और रीजन था दैट ही कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट वाज लॉर्ड, जो वाइसरॉय अर्विन था, उन्होंने कहा कि मेरे साथ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर लो। फर्स्ट राउंड टेबल तो उन्होंने वो कर दिया था रिजेक्ट कांग्रेस ने, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कर लो, इन रिटर्न पॉलिटिकल प्रिजनर्स मैं फ्री कर दूंगा आपके। तो गांधी जी ने कहा ठीक है, लेट मी कॉल ऑफ द मूवमेंट। वो गए, उन्होंने बात की, हाउएवर कोई उसका देयर वाज नो निष्कर्ष, जो पूरा कॉन्फ्रेंस था, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, वो फेल हो गया। एंड बल्कि गांधी जी के साथ धोखा हो गया। जब वो इंडिया वापस आए तो एक भी पॉलिटिकल प्रिजनर जो है फ्री नहीं किया गया था, बल्कि ज्यादा से ज्यादा जवाहरलाल नेहरू भी जेल में पड़े हुए थे, गफ्फार खान भी जेल में खड़े हुए थे। तो गांधी जी ने कहा ये तो मेरा पप्पू हो गया, अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है वापस से लॉन्च कर दिया। However गाइज, ऐसे लोगों ने कहा कि हम कोई मशीन थोड़ी ना है, कभी भी चला दो कभी भी रोक दो, राइट। तो मूवमेंट टेपर ऑफ हो गया, इट डिड नॉट गेट लॉन्च्ड एट सच अ स्केल अगेन। अब इस सिनारियो में जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, है ना, वो भी काफी बढ़ रहे थे। आपको पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर प्लेड अ मेजर रोल इन इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ आवर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, क्योंकि ब्रिटिश इंडस्ट्रीज वॉर एफर्ट्स में बिजी थी, तो हमारी इंडस्ट्रीज इस टाइम काफी ग्रो की, तो काफी पैसा कमाया उन्होंने, एंड दे सेट अप फिक्की, that is the Federation of the Indian Chamber of Commerce and Industries in 1927। ये डेट याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उन्होंने फिक्की सेटअप की, तो उन्होंने भी मूवमेंट में पार्ट लिया, लेड बाय प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट लाइक परसोत्तम ठाकुरदास, जीडी बिरला। इन्होंने सपोर्ट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का। किस तरीके से सपोर्ट किया? पैसा दिया, फाइनेंशियल असिस्टेंस थी। उन्होंने कहा कि हम भी फॉरेन गुड्स नहीं खरीदेंगे। उन्होंने भी कहा कि हम लोग जो कॉलोनियल लॉज है ट्रेड के ऊपर, उसको फॉलो नहीं करेंगे। हाँ, इससे उनका खुद का बिजनेस भी बढ़ेगा, राइट। बट जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है फेल हो गई, तो वो भी इतने एंथुजियास्टिक नहीं थे। उन्होंने कहा कि यार ये मूवमेंट से काफी ज्यादा वायलेंस बढ़ रहा है, इससे हमारे ही बिजनेस को इम्पैक्ट हो रहा है। सेकेंड, उनको लगा कि ये जो यंग लीडर्स आ रहे हैं कांग्रेस में, काफी सोशलिस्ट है। सोशलिस्ट मतलब एंटी इंडस्ट्री, एंटी बिजनेस, प्रो गवर्नमेंट, ऐसे होता है सोशलिस्ट। तो उन्हें लगा कि यार ये कांग्रेस को अभी सपोर्ट करना सही नहीं होगा, right? So they did not participate in the second round of the civil disobedience movement, right? As the industrialists came close, अच्छा, एक प्रॉब्लम हुई, क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट और कांग्रेस काफी क्लोज आ रहे थे, तो जो वर्कर्स हैं, है ना, जो इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, वो कांग्रेस से अलूफ होने लग गए। क्योंकि वर्कर्स जो है वो तो इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ है। वर्कर्स को चाहिए ज्यादा वेजेस, वर्कर्स को चाहिए ज्यादा छुट्टियां, और कांग्रेस उनको सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनको सपोर्ट करेंगे तो इंडस्ट्रियलिस्ट का जो बैकिंग है, पैसा है, वो खो बैठेंगे, राइट। सो इन अ वे छोटे तरीकों में वर्कर्स ने कहा कि हाँ, हम भी फॉरेन गुड्स नहीं पहनेंगे, बट वी डिड नॉट सी अ मेजर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स in the movement because Congress were not willing to take their concerns, you know, in their, because ultimately support तो पैसों वालों का चाहिए था कांग्रेस को, ठीक है। अब जो नॉन कोऑपरेशन में मूवमेंट में नहीं था, जो सिविल डिसोबीडियंस में मूवमेंट में था, वो था पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। गांधी जी ने काफी ज्यादा एनकरेज किया था वुमेन टू पार्टिसिपेट इन द मूवमेंट। मेनी वुमेन वेंट टू जेल, अपर कास्ट वुमेन जो है जेल में गए। गांधी जी बोलते थे कि ड्यूटी है वुमेन का टू फाइट फॉर द नेशन, राइट। नाउ इस टाइम पे हम देखते हैं कि नॉट ऑल सोशल ग्रुप्स पार्टिसिपेटेड। जो लोअर कास्ट है, जो अनटचेबल्स थे, उन्होंने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि इस कांग्रेस बहुत टाइम तक एक अपर कास्ट पार्टी थी, वो दलित्स, जो लोअर कास्ट की प्रॉब्लम्स थी, उसको इग्नोर करती रही। गांधी जी जब इंडिया आए तो उन्हें रियलाइज हुआ कि इंडिया का रियल भारत गांव में है, और गांव में कास्ट बहुत ज्यादा है, लोअर कास्ट के ऊपर ऑप्रेशन बहुत ज्यादा है। तो गांधी जी को ये पता था कि अगर इंडिया को फ्रीडम की तरफ लाना है तो लोअर कास्ट का सपोर्ट बहुत जरूरी है, वो तभी होगा अगर हम उनके कंसर्न्स को देखेंगे। तो उन्होंने एक अनटचेबल्स को हरिजन बुलाया, चिल्ड्रन ऑफ गॉड, और उन्होंने खुद बोला कि दे शुड बी अलाउड टू एंटर टेम्पल्स, दे शुड बी अलाउड टू गो टू स्कूल।
वो जो गंदा काम करते थे जैसे टॉयलेट क्लीनिंग, गांधी जी ने खुद अपना टॉयलेट क्लीन करना शुरू कर दिया टू से दैट देयर इज नथिंग बैड अबाउट दिस वर्क। लेबर जो है, काम जो है, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है ना। उन्होंने बोला अपर कास्ट को एक तरीके से अपने सच, अब खुद टॉयलेट साफ करके ये बचताना चाह रहे थे कि देखो जो सिन ऑफ अनटचेबिलिटी है, छुआछूत है, उसको हमें छोड़ देना चाहिए। बट इस टाइम तक जो दलित लीडर्स थे वो ऐसा नहीं है, गांधी जी की रिस्पेक्ट करते थे, बट उन्हें लगा कि ये जो गांधी जी का फिलॉसफी है कि अपर कास्ट का दिल बदलो, ये सही, ये काफी नहीं होगा, है ना। पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज करने के लिए दलित्स ने कहा कि हमको साथ आना पड़ेगा इन प्रॉपर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स डिमांड करने लग गए। सेपरेट इलेक्टोरेट्स मतलब जहां पर लोअर कास्ट की पॉपुलेशन ज्यादा है वहां ओनली अ लोअर कास्ट कैंडिडेट कैन शुड स्टैंड अप फॉर इलेक्शंस एंड ओनली लोअर कास्ट पीपल शुड वोट। इसको बोलते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट्स, राइट। बी.आर. अम्बेडकर फॉर एग्जाम्पल, जो खुद एक माहर कास्ट अनटचेबल कास्ट से बिलोंग करते थे, उन्होंने बोला कि हमको सेपरेट इलेक्टोरेट्स चाहिए। उन्होंने कहा कि अल्टीमेटली सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कोऑपरेशन, ये सब एक लिमिट, एक ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक लिमिटेड वे में एक्ट कर सकते हैं, बट लोअर कास्ट के लिए वी नीड सेपरेट इलेक्टोरेट्स, राइट। ब्रिटिशर्स मान गए, ब्रिटिशर्स तो खुश है देने के लिए, ये लो सेपरेट इलेक्टोरेट, ये लो, डिवाइड हो जाओ तुम सबके सब, है ना। पर गांधी जी वेंट टू फास्ट अप टू दैट। अंबेडकर, इवन दो ही डिड नॉट लाइक इट, ही कंसीडेड टू गांधी जी डिमांड्स कि ठीक है गांधी जी, मैं नहीं लूंगा सेपरेट इलेक्टोरेट्स, और पूना पैक्ट साइन हुआ इन सितंबर 1932। इसके बाद जो है, जो डिप्रेस्ड क्लासेस थे, जिसको शेड्यूल्ड कास्ट भी बोला जाता है, दे वर गिवन सम सीट्स इन द प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, बट वोट तो वो होंगे जनरल, जैसे आजकल रिजर्वेशन होता है, खड़े हो सकते हैं सिर्फ शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब, पर वोट तो सब लोग करेंगे। इसको रिजर्वेशन बोला जाता है। तो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर शुरू हुआ। अब इस टाइम पे हिंदू मुस्लिम रिलेशनशिप्स भी कुछ अच्छे नहीं जा रहे थे, है ना। विद टाइम जो इनिशियल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हिंदू और मुस्लिम का एक साथ रोल था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तक आते आते वेरी फ्यू मुस्लिम्स पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्यों, ऐसा क्यों है? तो गाइज तो एज आई टोल्ड यू, बहुत ज्यादा रायट्स होने लग गए थे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग हेडेड बाय मोहम्मद अली जिन्ना ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स भी डिमांड कर लिए थे, है ना। दे ऑल्सो स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट हाउ मुस्लिम्स विल नॉट बी गिवन द स्टेटस ऑफ इक्वल सिटीजन्स इन अ फ्री इंडिया, ऐसी बातें होने लग गई थी, है ना। फिर उसके बाद अच्छा एक और चीज हुई, जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का पूरा बातें हो रही थी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वगैरह से, तो एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में, ठीक है, मिस्टर जयाकर, MR जयाकर ऑफ द हिंदू महासभा ने कॉम्प्रोमाइज रीच करने से मना कर दिया। समवन वाज ट्राइंग टू रीच अ कॉम्प्रोमाइज, जहां पर कांग्रेस ने बोला कि ठीक है आप सेपरेट इलेक्टोरेट्स मत करो, इससे हिंदू मुस्लिम डिवाइड हो जाएंगे, तो हम आपको रिजर्व्ड सीट्स देंगे जैसे डिप्रेस्ड क्लास को दिया था। बट हिंदू महासभा ने उधंग कर दिया कि नहीं नहीं हम तो कुछ नहीं देंगे आप लोगों को। इसके वजह से मुस्लिम्स में एक फीलिंग आ गई कि यार ये तो कुछ गड़बड़ है, हमको इंडिपेंडेंस मिल भी जाएगी तो हमको अच्छी तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो व्हेन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज स्टार्टेड, हिंदूज और मुस्लिम्स में काफी ज्यादा एक डिस्ट्रस्ट था, है ना। मेनी मुस्लिम्स फियर दैट दे विल बी डोमिनेटेड बाय द हिंदू मेजॉरिटी, राइट। तो दैट इज ऑल्सो वन डिफरेंस बिटवीन नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, राइट। अब फाइनल पार्ट ऑफ द चैप्टर, यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है कि क्या होता है। तो कांग्रेस ने काफी ज्यादा कोशिश की अंडर गांधी जी लीडरशिप टू गेट अस इंडिपेंडेंस। आगे और भी चीजें होती है, पर आपकी बुक में तीन मेजर अम्ब्रेला मूवमेंट्स के बारे में दे रखा है, ठीक है। अब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में दैट हाउ डिड अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी इमर्ज इन इंडिया। तो आप कहोगे कि यार सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी होती है लड़ाई झगड़े से नहीं, बट जब हमारा एक कॉमन लैंग्वेज होता है, जब कोई फिगर होता है जिसको हम देख के पेट्रियोटिज्म फील करते हैं, जैसे हम नेशनल फ्लैग देख के फील करते हैं, जैसे हम भारत माता की फिगर बोल के फील करते हैं, है ना। सो ये इमेज बनाई गई एंड दैट वाज द इमेज ऑफ भारत माता। एलिगरी बोलते हैं, व्हाट डू वी से इट, एलिगरी ऑफ द नेशन। मतलब जब एक नेशन जो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है उसको एक प्रॉपर फिगर की तरह डिस्क्राइब किया जाता है भारत माता के थ्रू। तो ये जो इमेज है इट वाज क्रिएटेड बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्होंने एक हिम भी लिखा, वंदे मातरम, वंदे एज द हिम टू द मदरलैंड,
Later जो है it was included in the novel Anand Math and widely sung in the Swadeshi movement in Bengal. उसके बाद काफी सारे ऐसे पिक्चर्स आने लग गए. ये भारत माता की फोटो है, आप देख सकते हो, बुक में है, अबिंद्रनाथ टैगोर. यहाँ पर मदर इज शोइंग की वो कपड़े दे रही है, वो क्लोथिंग दे रही है, खाना दे रही है. असेटिक है, असेटिक मतलब माँ है लेकिन एक तरीके से पूजनीय माँ है ना, पूजनीय माँ है, राइट. तो अबिंद्रनाथ टैगोर में क्या, वैसे रवि वर्मा ने बाद में काफी सारे प्रिंट्स पब्लिश करने लग गए दैट शोड पेट्रियोटिज्म, राइट. सब्सिक्वेंट ईयर्स में भारत माता को भगवान की तरह भी पोर्ट्रे करना शुरू कर दिया गया. तो यहाँ पर भी इट इज ऑल्सो बाय अबिंद्रनाथ टैगोर, जिसमें बहुत पावर एंड अथॉरिटी दिखाई गई है थ्रू द फिगर्स ऑफ एलिफेंट एंड लायन, राइट. बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर, याद रविंद्रनाथ अलग अलग है. रविंद्रनाथ टैगोर ने काफी सारे बैले लिखे, काफी सारी पोएम्स लिखी, फोक रिवाइवल जो पुराने गाने थे उनको लाए टू गेट द फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म. मद्रास में आपके नतेसा शास्त्री थे जिन्होंने एक बुक लिखी फोकटेल की, द फोक लोर ऑफ सदर्न इंडिया. ठीक है. अब किस टाइप के फ्लैग्स इमर्ज हुए गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना. तो इनिशियली जो फ्लैग आया था 1906 में वो ट्राई कलर फ्लैग था. ग्रीन आप देख सकते हो, ग्रीन, येलो एंड रेड. यहाँ पर जो 8 लोटसेस थे दे रिप्रेजेंटेड द 8 प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया. 1906 बहुत पहले, अभी बस कलेक्टिव फीलिंग शुरू ही हुई थी, तो सारे प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, मुस्लिम और हिंदूज को का सिंबल भी यहाँ बनाया गया था. 1921 में गांधी जी ने एक और फ्लैग बनाया कॉल्ड द स्वराज फ्लैग, वाइट, ग्रीन एंड रेड. बीच में आपका पूरा सेल्फ रिलायंस का सिंबल है जो खादी का है, स्पिनिंग व्हील का है, आइडियल ऑफ सेल्फ रिलायंस, डूइंग योर ओन वर्क. ये जो है, ये सब जो सिंबल्स थे, इट क्रिएटेड अ सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग अमंग्स द इंडियंस. ठीक है. तो ये है गाइज इन शॉर्ट पूरी कहानी. इसके क्वेश्चंस, इसका और डेप्थ में जाना है तो लास्ट वीक हमने रिवाइज इंडिया किया था, जहां मैंने ये चैप्टर डिटेल में किया था, इंक्लूडिंग ऑल द क्वेश्चंस दैट कैन कम इन द एग्जाम. सो मेक श्योर आप वो वीडियो देखो, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी. प्लस इट वॉज रिलीज लास्ट वीक, सो यू कैन चेक इट आउट. अब हम आते हैं इस चैप्टर के वी क्विज पे. तो गाइस वी क्विज का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. सो मेक श्योर यू क्लिक ऑन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू गेट द वी क्विज लिंक एंड डू द क्विज टू नो इफ यू अंडरस्टूड द चैप्टर. याद रखना सारे मूवमेंट्स, उनका स्प्रेड, किस तरीके से मूवमेंट में लोगों ने ज्वाइन किया, डिफरेंस बिटवीन नॉन कोऑपरेशन, सिविल डिसोबीडियंस एंड फाइनल थ्योरेटिकल क्वेश्चन. 5 पॉइंट्स याद रखो बस कि कलेक्टिव सेंस कैसे इमर्ज हुई इंडिया में, है ना, दिस कलेक्टिव सेंस ऑफ बिलोंगिंग. एंड दैट्स इट, योर चैप्टर इज डन. This is your master teacher Survi signing out. Do give me a thumbs up and subscribe to the channel और comment में बताना कैसा लगा सेशन.